बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज का टॉपिक मर्दों से रिलेटेड है। आप कहेंगे हैं आज जुगन आप ही मर्दों से रिलेटेड बात करेंगी? भाई मुझे अक्सर ये गिला लोग मेरे साथ ये अक्सर गिला करते हैं या ये बात मेरे साथ शेयर करते हैं कि आप ख़वातीन पे टोटल फोकस करती हैं, बच्चों पे फोकस करती हैं, तरबियत पे फोकस करती हैं, मर्दों के बारे में कभी आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं देखती। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, मैस्कुलिनिटी यानी कि मर्दानगी। मर्दानगी को की जो मतलब होता था कोई 100 साल पहले या 50 साल पहले, आज वो कॉन्सेप्ट बहुत हद तक चेंज हो चुका है। देखें, हमने एज पेरेंट्स एंड एज एडल्ट्स ऑल्सो बच्चों को भी एक सर्टन तरीके से ज़िंदगी में आगे लेके बढ़ना है। ये बात तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि देखें, जब घर के कामों की बात आती है, सफाई करना, खाना पकाना, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, कपड़े धोना, ये चीज़ें सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी आनी चाहिए। चाहे आप मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, ये ज़िंदगी की बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। ये चीज़ें जानना और इनको अंडरस्टैंड करना और इनको कैसे करना है हर इंसान को आना चाहिए। ये बात तो आई थिंक हम सभी एक्सेप्ट करते हैं और इस पे हम सब मुत्तफिक हैं। भाई बेटे भी तो कभी कभी यूनिवर्सिटी के लिए किसी और शहर में चले जाते हैं, अंडा तक नहीं फ्राई करना आता, वहाँ पे जाके फिर अजाब में आते हैं, तंग होते हैं। सो बेसिक चीज़ें तो हर इंसान को सीखनी चाहिए। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया में अगर आप शेफ़्स को देखें तो ज़्यादातर शेफ़्स जो बहुत कामयाब या पॉपुलर या जिनके बारे में लोग जानते हैं वो मेल हैं। ख़वातीन भी हैं, बट मर्दों ने बहुत नाम बनाया है इस फील्ड में। और खाना बनाना, ये चीज़ें करना, अपने घर के काम करना, इसमें हमें ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात हो गई। अब बात करते हैं नरमी की। देखिए व्यूअर्स, एक वक्त था जब घर में बाप जब आता था, घर में उछल कूद हो रही है, रौनक लगी हुई है, बाप घर आया या गेट पे आवाज़ आई बेल की या गाड़ी की या बाइक की, और जैसे ही पता चला कि अब्बा घर आ गए हैं या बाप घर आ गए, तो हर बंदा ना ऐसे होता था जैसे घर में सबको सांप सूंघ गए, सब चुप हो जाते थे, कोई बात नहीं करता था। बच्चे घर में छुप रहे होते थे कि अब्बा जी काम से आए हैं, मूड ना ख़राब हो, डांट ना पिट जाए। दुनिया बहुत बदल गई है व्यूअर्स, और शायद अच्छी बात है कि दुनिया बदल गई है, क्योंकि देखें, कोई भी इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके घर आने पे अगर लोग खुश होने के बजाय घबरा रहे हैं या डर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान को अपने घर के किसी भी फ़र्द से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और कुछ मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जिनका क्योंकि गुस्सा तेज़ होता है और ज़रा उनके टेम्पर का प्रॉब्लम होता है, तो घर वाले सहमे ही रहते हैं और एक तरह से दुआ कर रहे होते हैं कि यार जितनी लेट आए उतना बेहतर है। तो भाई अपने ही घर आते हुए अगर लोग परेशान हो रहे हैं और अपसेट हो रहे हैं कि आए हाय ये आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो इसका क्या फ़ायदा। दूसरी बात, घर आने का मतलब ये होना चाहिए कि आपको सुकून मिल रहा है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, घर पे अब्बा होते हैं तो वो डरे हुए होते हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि घर को अवॉइड करते हैं। बेटी अपने बाप से मोहब्बत करे, बेटा अपने बाप से मोहब्बत करे, उनसे खौफ ज़दा ना हो, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और वैसे भी बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन शेर की आंख से देखो। हम शेर की आंख से तो देखते हैं, लेकिन फिर सोने का निवाला भी तो खिलाना है ना, लाड भी करना है, प्यार भी करना है। व्यूअर्स, ये जो नई जनरेशन है ना, इनके तकाजे कुछ और हैं। अगर हम इनके साथ दोस्ती से, प्यार मोहब्बत से, पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो तब ही हम अपने बच्चों को अपने करीब रख सकते हैं। अगर हम उनको टफ टाइम देंगे तो जिस लम्हे उनको मौका मिलेगा घर छोड़ने का और इंडिपेंडेंट होने का, वो फिर मुड़ के नहीं देखेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले तो बच्चे माँ बाप की बड़ी खिदमत करते थे, बड़ी उनकी इज्जत करते थे, बड़ा रिगार्ड करते थे, तो उस वक्त माँ बाप का रवैया भी तो बच्चों की तरफ मुख्तलिफ होता था। अब डांट पिटती है, हर वक्त ये कहा जाता है कि पढ़ाई करो, आपके एज आने चाहिए, ए स्टार्स आने चाहिए, आपको फर्स्ट आना है क्लास में। अब सोचने की बात है, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आ सकता व्यूअर्स, पॉसिबल नहीं है।
बच्चा फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, उसको इतना डांटा कि बच्चे की नर्व्स ही उड़ गई। तो ये चीज़ें हमने थोड़ा सा वॉच आउट करना है। माएँ फिर भी कंपैरेटिवली नरमी का मुजाहरा करती हैं, बाप कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। और देखें, ताकत की नहीं, मोहब्बत का ज़्यादा असर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन को, ये आप दफ्तरों में भी देखेंगे, अगर ऑफिस में भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को, वो जो कहता है ना, इस्टेब्लिश कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं कोई और मेरे सामने कोई, तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम अच्छा नहीं हो सकता जो ग्रुप के साथ हो, जिसमें कोई एक इंसान हो जिससे हर बंदा डर रहा हो। जो लीडर्स होते हैं, और आप देखें, बड़ी एक सिंपल बात है, घरों में मर्द औरत, माँ बाप, मियाँ बीवी जो है, वो एक तरह से चीज़ें लीड कर रहे होते हैं। अगर उनमें से कोई भी इंसान लहजा बहुत सख्त हो, एटीट्यूड नेगेटिव हो, डांटते हों, खुदा न खास्ता हाथ उठाते हों, हाथ उठाना तो आप सबको पता है कि एक क्राइम है, और हम हमेशा कहते हैं मार नहीं प्यार। स्कूलों में भी ये स्लोगन है। एक वक्त होता था जब स्कूल्स में भी बच्चों को मारा जाता था, मना किया गया इस बात से कि भाई अगर बच्चे उस्ताद की इज्जत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनको एक तरह से अपना दोस्त समझेंगे, अपना खैर ख्वाह समझेंगे, तो बच्चे उनकी बात भी सुनेंगे और फिर उनसे सीखेंगे भी बेहतर। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, बच्चों को डरा धमका के रखना नहीं। सो अल्टीमेटली जो बात आज मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि मर्दानगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जगह में एंटर हुए और हर बंदा डर के किसी नुक्कर में जाके छुप जाए, या आपके सामने कोई अपनी राय का इजहार भी ना करे। मर्दानगी तो वो है कि मियाँ बीवी मिल के एक साथ चीज़ों को लेके चलें। और अक्सर मैंने देखा है कि बेटे जो हैं वो माँओं से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। जब आप थोड़ी सी बात को कुरेदते हैं तो आपको नज़र आता है कि एक्चुअली जो उसी घर का बाप है वो अपनी बीवी से रूडली बात करता है, उसको डांट देता है, धबक देता है, तो बच्चे भी वही चीज़ देख के, और देखें हर बेटा जो है वो अपने बाप की तरह ही बनना चाहता है, तो जो बाप करेगा वो उसके नक्शे कदम पे चलेगा। सो इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, और मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ना बीवी मियाँ के मुंह पे या उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयाँ करे और नेगेटिव बातें करें, एंड एट द सेम टाइम मियाँ को भी वाइफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिगार्ड देनी चाहिए। और अगर इस किस्म की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में अभी नहीं है तो व्यूअर्स, इस पे काम किया जा सकता है। शादी या ज़िंदगी का सफ़र जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 6 हफ्ते का तो नहीं होता ना, ये एक लाइफ टाइम का सफ़र है। और इंसान ने, जैसे वक्त के साथ हम बड़े होते हैं जिस्मानी तौर पे, उस तरह हमने जहनी तौर पे भी तो बड़ा होना है, हमारे माइंड ने ग्रो करना है। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म को, यानी कि कोई अगर तनकीद करता है कि यार आप ना बहुत मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं बच्चों के सामने, फिर आपको पता है बच्चे भी बदतमीज़ी करते हैं, तो बंदा फिर ये भी तो डिसाइड कर सकता है ना कि भाई जो भी हमारी लड़ाई झगड़ा या ऊंच नीच होती है वो हम कमरे में बच्चों से दूर प्राइवेट करेंगे, लेकिन उसमें भी तहजीब और तमीज़ के दायरे से बाहर नहीं निकलना। बिकॉज व्यूअर्स, कहीं पे भी नेगेटिविटी हो। और अच्छा, एक और चीज़, अक्सर मर्द हजरात जो हैं वो चाहते हैं कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, ये सारा कुछ। शादी करके ब्याह के घर लेके आते हैं, लड़की काम कर रही होती है, बड़ी सॉलिड जॉब में होती है, फिर इर्द गिर्द वालों ने उस आदमी को कहा हुन तेरी बीवी काम करेगी और पैसे कमाएगी, इस किस्म की नेगेटिव बातें। तो फिर क्या होता है कि वही मर्द जो पहले बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत स्वीट होता है, लोगों की नेगेटिव बातें सुन सुन के अपनी बीवी को कहता है कि तू तो घर पे बैठना, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं कमा रहा हूँ ना। लेकिन व्यूअर्स, आज ही हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जब 2 लोग घर में, मियाँ और बीवी दोनों जॉब करते हैं, तो उसके फ़वाइद क्या हैं और किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, ज़िंदगी में अगर हम साथ नहीं देंगे एक दूसरे का तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले नहीं गुजार सकता। अगर कोई ना भी मैरिड हो तो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, अगर डिवोर्स्ड हों या विडोड हों तो बच्चे होते हैं। मुझे कोई एक इंसान बता दें जो किसी को नहीं जानता और बिल्कुल अकेला किसी एक कमरे में बंद अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, हो नहीं सकता व्यूअर्स। तो जब मिलजुल के ज़िंदगी गुजारनी है
तो अच्छे और आसान अंदाज में गुजार लेते हैं। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी और मज़ीद भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और व्यूअर्स, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, हमें डीएम करें अगर आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इसी टॉपिक से, या किसी टॉपिक के बारे में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को ज़रूर कवर करें। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे सैयदा नूर हैदर हमारी शेफ़ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ी प्यारी प्रिटी इन पिंक लग रही हैं आप। शुक्रिया, आपकी नज़रों का कमाल है, प्यार की नज़रें हैं ना आपकी। अच्छा नूर जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है? आपको पता है अक्सर माशरा जो है ना, हमारे जो घर के मर्द होते हैं या जनरली मर्दों को मर्दानगी की एक बड़ी अजीब सी वर्जन देते हैं कि भाई अपना रोब रख, अपना टैका रख, अपनी बीवी नू कह कि कोई आन जान नहीं होना, कोई तेरी अम्मा नहीं घर आएगी, कोई तेरा अब्बा घर नहीं आएगा। आपको पता है ना, इस तरह की बातें होती हैं। वही मर्द हजरात जो पहले शादी से बड़े पॉजिटिव होते हैं, मंगनी के टाइम पे, इवन शादी के फौरन बाद सडनली उनके रवैये बदल जाते हैं क्योंकि उनकी इर्द गिर्द वाले उनको वरगलाल देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मतलब किसी को अपनी मतलब अपने देखें, एक मियाँ बीवी एक दोनों जो हैं वो ज़िंदगी के एक कहती है ना गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों अगर अपने घर में अच्छा माहौल रखेंगे, मतलब मैं कहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं नहीं समझती कि अगर मर्द जो है बीवी को डांट के कहेगी तुम्हारे घर वाले ना आए, और अक्सर लोग होते हैं ऐसे हमारे माशरे में। शादी के बाद मेरे जानने वालों में लड़की की से शादी हुई, उसको कहा कि जी आप अगले 1-1.5 महीना ना आप कहीं आना जाना नहीं होगा, आप अभी घर में रहें, घर के सिस्टम सीखें और घर की चीज़ों को देखें। एक तो दफ़ा उसकी सहेलियों ने, कज़न्स ने कहा आने का, उसको मना कर दिया गया कि भाई अभी उनको कहो नहीं। और अब भी कभी कभार अपने मैके जाती है वो 1 दिन रुकने के लिए 6-6 महीने के बाद। तो बात यह है कि देखें, जिस घर में पली बढ़ी उधर से ही आपने उसको कट ऑफ कर दिया। हाँ। और देखो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके माँ बाप को वो पलकों पे बिठाए, तो उसको उसके माँ बाप से तो एक्सपोजर देना और उसके माँ बाप को भी इज्जत दें। अगर आप इज्जत देंगे तो आप इज्जत लेंगे। अच्छा, किचन में क्या बन रहा है ये मैं आपसे जानूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि आज हम करेंगे शेफ नूर्स किचन। आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने सामने रखी हुई हैं, उन चीज़ों से हम बना क्या रहे हैं और मेरे ज़िम्मे क्या लगना है, ये हम ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में आ गए शेफ नूर। आज अपने किचन में आप सबसे पहले मेन्यू बताएं, उसके बाद हम रेसिपीज़ की तरफ जाएंगे। जी, मेन्यू जो है जी आज बहुत मज़े के चटपटे जो है वो दही भल्ले हैं। आपके तो वर्ल्ड फेमस, एक आपके फ्रेंच फ्राइज जो आप स्पेशल बनाती हैं और दूसरे ये दही भल्ले, और साथ हम इसके बना रहे हैं जी शाही मखमली चिकन विद सिल्की एंड स्मूथ ग्रेवी। क्या बात है। हाँ जी, सिल्की तो स्मूथ हो रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो मुझे पहले ये बता दें कि जो चिकन की रेसिपी है ना, मेरे ख्याल से पहले वो शेयर कर लेते हैं। आप मुझे सिर्फ बता दें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसका तरीका क्या होगा। मैं तरीका फॉलो करती रहूँगी, फिर आप दही भल्लों पे आ जाएगा। ठीक है जी। जी, चिकन मखमली शाही मखमली चिकन विद सिल्की स्मूथ ग्रेवी के लिए जी मुर्ग का गोश्त चाहिए हमें 1.5 किलो। प्याज हमें चाहिए 4 अदद, इसकी हमने पेस्ट बना लेनी है, चॉप नहीं करना, पेस्ट बना लेनी है। लहसुन अदरक की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, मक्खन 100 ग्राम, तेल 1 कप, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसमें से आप आधी काली मिर्च डाल लें और आधी सफ़ेद मिर्च डाल लें। धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, दही 2 कप, क्रीम 1 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। और तड़के के लिए चाहिए ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद चॉप किए हुए, शिमला मिर्च 3 अदद और हरी मिर्च जूलियन 5 से 6 अदद, अदरक 1/3 कप जूलियन, मक्खन 50 ग्राम और सब्ज़ इलायची
3 से 4 अदद। सबसे पहले जी हमने इसको ये इसलिए जो आप रखा है- देख रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं इस वक्त, इसको ब्राउन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसका कलर चेंज जी, करने कलर की। चेंज करने हाँ, की। तो इसमें क्या क्या है? इसमें जी सबसे पहले हमने ऑयल डाला, साथ ही हमने बटर डाल दिया, मक्खन। ठीक है। और फिर इसमें इलायची खोल के डाल दी 5 से 6 अदद, और साथ हमने अपनी प्याज की पेस्ट डाल दी है, जो कि हम अब इसको ब्राउन कर रहे हैं। और इसके अंदर अभी सिर्फ प्याज है। प्याज है, सिर्फ प्याज है, और कुछ भी इसके नहीं बाद है। हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन, अदरक लहसुन कब डालेंगे? फिर चिकन के साथ ही डालेंगे। चिकन के हाँ साथ जी। ही डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि फिर जब चिकन का कलर चेंज होगा तो फिर हम हमारे मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे। हाँ अच्छा, तो ये मैंने अभी इसको ब्राउन करना है जी। और इसमें फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है और उसी के साथ फिर चिकन को डाल के चिकन इसको डाल कुक के। करना है। जी। आप अब अपने दही बल्लों का बताएं, ताकि मैं आपकी रेसिपी यहाँ पे फॉलो ठीक करूँ। है। दही भल्ले जी हमें चाहिए मूंग की दाल हाफ कप, धुली हुई मूंग की दाल येलो वाली, और माश की दाल भी जो है वो भी हाफ कप है, ये भी वाइट वाली जो है धुली हुई। मीठा सोडा 1 चुटकी है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है। ठीक है जी। और मसाले के लिए सूखा धनिया आधा कप है, और सफ़ेद ज़ीरा 1 कप है, अजवाइन 2 खाने के चम्मच है, टाटरी 2 खाने के चम्मच है, नमक 2 चाय के चम्मच है। और इमली की चटनी के लिए जी इमली 1 कप है, शक्कर जो है वो 1.5 कप है, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, खुश्क आलू बुखारा आधा कप, काला नमक आधा चाय 1/4 चाय का चम्मच। और पुदीने की चटनी के लिए चाहिए धनिया पुदीना 2 कप, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, और अनारदाना अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून डाल लें। हरी मिर्चें जो है वो 10 अदद। ठीक है जी। गार्निशिंग के लिए हमें पापड़ी चाहिए, और टमाटर, हरी मिर्चें, बंद गोभी रेड वाली, और मूली वगैरह, ये हमारी जो है ना वो गार्निशिंग है, अगर आप इसको अलग से रख लें। और इसको मतलब आप उस टाइम पे भी डाल सकते हैं जब आप सर्व कर रहे हो, बिकॉज आप पहले से जब सब्जियां डाल देते हैं ना तो मजीद पानी छोड़ वो देती हैं। सौगी हो जाती तो हैं। बेस्ट यही होता है कि बोल्स में डाल के रख दें, या बिल्कुल सर्व करने से पहले ऊपर डाल दें, यू गुड टू गो। और ये पापड़ी है हमारी, ये भी हमने फ्रेश जो है फ्राई की है, और फ्रेश पापड़ी आपने रोल खुद पट्टी करनी के है। आपने पीसेस करने हैं और पीसेस उसको करने फ्राई हाँ करने जी। हैं। हाँ। अच्छा जी, दही भल्लों के लिए हमने मूंग की दाल और जो है दालें दोनों रात को भिगो देनी है, और सुबह हमने उसको अच्छे तरीके से धो के हमने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। हमने उसकी पेस्ट बनानी है, इतनी रनिंग भी नहीं होनी चाहिए और ना इतनी थिक होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें फिर आपने उसको चम्मच के साथ फेंटना है उसको बहुत, इसकी जो है वो पिटाई करनी है इसको, ताकि वो उसमें एयर जो है ना, आप पिटाई कह देती तो बात उतनी थी। पिटाई कह उसकी देती। पिटाई हाँ करें। जी, पिटाई वैसे है। और इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल के उसको मिक्स करके, और इसके हम भल्ले बना लेंगे। आप एक बड़ा वाला चम्मच लें डोंगे का, और उसके साथ आप भल्ले बनाएं, और बस इसको फ्राई कर लें, और फ्राई करके इसको, और आप जो है वो ठंडे करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ठंडे हो जाए तो आप इसको जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर लें, और जब आपने सर्व करने हो तो आप इसको जो है वो गर्म उबलते हुए पानी में डाल के इसको ढक दें, और उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे आराम और प्यार से इसको पकड़ के हमने स्क्वीज़ कर देना, पानी हमारा निकल जाए ठंडा पानी डाल के। ठीक है जी। ये देखिए हमारे कितने स्पॉन्ची भल्ले बने हैं। ठीक है। और मसाले के लिए जी ये सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, इसको हमने जो है वो रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है इसमें आधा कप जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल के उसी स्टीम में वो रोस्ट हो जाएगी, और उसके बाद नमक और टाटरी डाल के इसको बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म में ये ग्राइंड कर लेना है इसको। बिल्कुल ये देखिए इस तरह ये ग्राइंड कर लिया हमने। ठीक है जी। अच्छा, इमली की चटनी के लिए जी इमली को हमने भिगो के इसको पहले बॉईल कर लेना है, इसमें साबुत गरम मसाला डालने हैं आप, और फिर उसके बाद आलू बुखारा भी आलू बुखारा भी नहीं डालना, और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको हाथों से मसल के और इसको स्ट्रेनर में डाल के, और आप इसको स्ट्रेन कर लें। इसका जो पल्प है हम रखेंगे उसको पैन में डालेंगे, उसमें हम खुश्क आलू बुखारा डालेंगे, और हम इसमें अपने सूखा धनिया और जो ज़ीरा है इसको रोस्ट करके उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, वो डाल देंगे, नमक और कुटी मिर्च डाल के इसको पकाएंगे, ये खुद ब खुद थिक जो है वो हो जाएगी। ऑसम। हाँ जी। और धनिया पुदीने की चटनी के लिए सारी चीज़ें इसके बीच में डाल के, धनिया पुदीना, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, सिरका, हरी मिर्च, अनारदाना, और थोड़ा सा पानी डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। ये चटनियाँ आप पहले बना के रमज़ान से फ्रीज़ कर दें, और इसमें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी आपकी, ये इमली की चटनी भी और इसकी जो है पुदीने की चटनी भी। इसे आप ज़्यादा बना लें, उसको कर लें, क्योंकि देखें मीट की तो चीज़ है नहीं,
जी। होता है ना कि गोश्त की चीज़ को हम कहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना फ्रीज हाँ करें, जी। बट ये भी नहीं कि आप 7 साल के लिए कर दें। नहीं, नहीं, इन द नहीं। सेंस कि आपने एक हफ्ते रमज़ान के के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से फ्रीज कर दे तो पूरा महीना चल जाएगा। हाँ जी। फ्रिज में रखेंगे हफ्ता चल मैंने तो जाएगा। बॉटल्स अभी से बना के फ्रीज कर दी हैं। नहीं, बट वही वाली बात होती है ना, क्योंकि शेफ नूर, जब एक्चुअली जब रमज़ान होता है सर पे, आपको पता है कि उस वक्त ना ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बंदे के लिए एक एक चीज़ को मैनेज करना। तो जो चीज़ें आप करके मुका सकते हैं वो हाँ आप जी, कर लें। बिल्कुल। तैयारी के साथ चलेंगे तो आपको लिटरली इफ्तारी तैयार करने में, तब दही भल्ले अब आपने सिर्फ वो करने हैं रेडी। जी, हाँ जी, रेडी करनी है। आप और- तो दही भल्ले भी बना के फ्रीज कर लेती जी, हैं। मैंने तो ये फ्रेश बनाए हैं, लेकिन मैंने जो बाकी थे वो मैंने फ्रीज कर लिए थे। बिल्कुल। हाँ जी, और ये दही है, दही में हमने इसमें डालेंगे, इसको पतला करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। सही। ठीक है जी, और थोड़ा सा पानी भी हम डालेंगे। और प्लीज़ जब पानी डालें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी जो है वो हाँ जी। मिनरल वाटर, बॉइल्ड पानी जी, होना जी, जी, चाहिए। लोग क्या करते हैं, नलके का पानी डाल देते हैं, अच्छी भली साफ सुथरी चीज़ जो है वो। और आप फिर बीमार ये ले जो पानी है- डालूं हाँ इसमें जी। मैं थोड़ा सा। जी, हाँ जी, डालें पानी, पानी डालें थोड़ा सा, क्योंकि वो दही बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अच्छा, और इसमें हम डालेंगे जी ये मैं पिसी हुई, जग यहाँ रखा हाँ जी, चीनी डालेंगे थोड़ी सी। चीनी। हाँ जी, थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ी सी हम डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका अब ये प्याज मेरे ख्याल से किसी मूड में नहीं है ब्राउन होने के। बस इसमें मेरा ख्याल है डाल दें चिकन। ठीक। चिकन डालें और अभी साथ पहले ही मैं हम- ये हाँ पूरा जी, डाल दूं? डाल दें, सारा डाल दें, सबसे पहले इसको भी तो थोड़ा सा कुक कर लेना, इसका भी पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर हम चिकन डाल देंगे। फिर हम चिकन डाल देंगे। हमेशा ना मेरे जिम्मे सारे शेफ ना ये वाले काम लगा दे, तू चूल्हे पे खड़ी हो जा। आप चम्मच चलाएं। अपने बाल ना आप लोग खराब हो, मेरे बाल खराब हो जाए। शो के एंड तक लगता है कि जैसे मैं होस्टिंग कम और चूल्हे पे ज़्यादा खड़ी हुई थी। फिर एक बात है दही भल्लों की, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी। अब जैसे कि अगर आप इस किस्म की डिश में बना रहे हैं ना, हाफ आपने निकाल लिए, एक लेयर आपने हाँ चीज़ों जी। का डाल दिया, फिर आपने ऊपर सेकंड लेयर डाल दिया, तो जब आप ऐसे स्पून करके निकालेंगे, इसको निकाल लेना आधे हम, है ना। मेरे ख्याल से हमें हाँ, आधे निकाल लेने चाहिए। आप इसमें सर्व करेंगी? इसमें कर लेते हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सब्जियां यहाँ रख देते हैं। ये आपकी आ गई डिश, ताकि एक आपको समझ आती, क्योंकि व्यूअर्स होता क्या है कि नीचे जब सब कुछ ड्राई आ जाता है ना, तो जब आप नीचे तक पहुंचते हैं तो उसका लेयर जो है वो, तो आप 2 लेयर्स में डालें। जैसे कि मैंने उस दिन आई वेंट टू फ्रेंड्स हाउस और हम दही भल्ले खा रहे थे, तो मैंने कहा यार ये तो बड़े मज़े के हैं। शी चुकन पता है मैं क्या करती हूँ, मैं पहले नीचे एक बेस बनाती हूँ, अब उसके इसके ऊपर हमने एक लेयर डाला, सेकंड लेयर हमने इसके बाद उसका डाला, एंड यू आर गुड टू गो। और इसके बीच में हम मसाला भी डालेंगे। और बाय द वे व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, लोग दही भल्ले को स्नैक के तौर पे यूज़ करते हैं। दही भल्ले एक्चुअली एक फुल मील है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर दालें भी हैं, दही भी है, उसमें सब्जियां भी हैं। तो जो लोग ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं और वो हैं, तो वो इसको अगर बड़ा दिल चाह रहा है दही भल्ले खाने का, तो उसको लंच में खा लें या इवन डिनर में खा लें। फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ खाने की। और कुछ लोग हैं वो मतलब जिस तरह आलू अगर आप अवॉइड करें, आलू ना डालें, बाकी सब चीज़ें डाल लें। बहुत सी, मैं पता क्या करती थी, जब मैं एक ज़माने में जब किया करती थी डाइटिंग, तो मैं करती थी कि मैं ये सारा कुछ जो है ना, ये ज़्यादा सब्जियां डाल दी, ये छोटी छोटी फुल्कियाँ डाल दी, हाँ। आलू अवॉइड कर दिया, तो वो बन गया आपका। और वो बन गया। ये हमने पहले इसमें मसाला ऑयल मज़ीद डालूं मैं कि नहीं? थोड़ा डाल दें ऑयल। हाँ जी, ऑयल डाल दें। ठीक है, डाल। ये पड़ा हुआ है ऑयल। सही। हाँ जी, सही हो गया। हाँ जी, बस ज़रा सा हो तो हम चिकन डाल देंगे। चिकन को भी तो भूनना है ना। अच्छा जी, ये हमने इसमें ये डाल दिया और साथ हम डालेंगे जी इसमें अब हम अपनी लेयरिंग की तरफ जी जाएंगे। लेयरिंग की तरफ। पता है क्या करते हैं लोग, सारा कुछ दही डाल दी, उसके बाद ऊपर से ना थोड़ी सी चटनी डाल दी, थोड़ा सा वो हरा चटना डाल, मैं तो बीच में भी मजा चटनी ही नहीं हाँ आता। जी। वही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो हम लेयरिंग में हाँ इनको जी। करके दिखाएंगे जैसे आप एक्चुअली बनाती हैं, सो दैट दे नो। दही भल्ले बेसिक बनाने तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बट लेकिन उसको जो है समलिंग करना ज़रा थोड़ा सा ये वो है। वो एक पूरा मिशन है ना। हाँ जी, ये मसाला आपको थोड़ा सा इस तरह कर लें ताकि ऊपर नीचे हमारा मसाला जो है वो हो जाए। अब व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ना इस एंड पे अब चिकन डाल दिए, जी, और चिकन को अब हम इस मसाले में कुक होने देंगे। मज़ीद अभी इसमें हमने कुछ नहीं डालना। कुछ नहीं डालना, सिर्फ चिकन को हम कुक करेंगे कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और प्याज भी इसके साथ थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। और हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। बट अभी तो खैर उसको 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा व्यूअर्स, जब भी आप कोई और चीज़ चूल्हे के अंदर, मतलब जैसे कि अगर आपने
ये बनाइए ग्रेवी जैसी, उसके अंदर जब हम डालते हैं चिकन, ऑब्वियसली चिकन का टेम्परेचर फ़र्क होता है, तो उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज होने दें, उसके बाद फिर अगली चीज़ डालें। सब कुछ एक साथ डाल देते हैं ना तो वो उसका फ्लेवर उसको बड़ा टाइम लगता है फिर नॉर्मल होने में टेम्परेचर को। अच्छा जी, वहाँ पे आप क्या कर रही हैं? मैंने जी मसाला डाला और फिर अब जो है उसको मिक्स किया और मैंने चटनियाँ डाल दी। पहले मैंने इमली की चटनी डाली है और फिर अभी मैं ये पुदीने की चटनी डालूंगी थोड़ी सी, ताकि जिस वक्त हम आए तो बीच में से फीके ना हो। ये कुछ हमारे पास और भी हाँ चीज़ें जी, ये हमारी वो ज़ीरा और वो है। ठीक है। अच्छा, मेथी फ्रेश या ड्राई? ड्राई डालेंगे मेथी। पर वैसे पूछ रही हूँ कि क्या फ्रेश भी डाल सकती है या उसका फ्लेवर फ़र्क होता है? नहीं, उसका फ्लेवर फ़र्क होता है। हाँ, ये हमारी जो है इसमें मैं हाँ अब जी, चिकन की बात हो रही है। हाँ जी, चिकन की जी। ये चिकन किस चीज़ के साथ खाई जाएगी? ये चिकन आप नान के साथ, ये रोटी के ड्राई साथ है या नहीं, ये ग्रेवी होगी। इसको प्रॉपर चावलों के साथ भी खा सकते हैं आप। सही। अच्छा, अब वहाँ पे हमारे जो दही बड़े हैं, मैंने ना ढक्कन दे दिया इसको ताकि हाँ थोड़ी जी। सी ना चिकन कटे। हाँ जी। ये अब ये चटनी, अब ये एक सेकंड में ज़रा व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, हमने अब एक लेयर चटनी का, दोनों चटनियों का और चाट मसाला डाल दिया। अब इसमें हम दही बल्ले की अब दही डालेंगे ताकि वो नीचे तक चली जाए और फिर दूसरी फिर लेयर उसका लगाएंगे। अगला लेयर डालेंगे। जी, राइट, बिल्कुल। बिल्कुल। आपने इसको दूध से जो है ना वो करना है ताकि आपका ये क्रीमी इसका जो है टेक्सचर आए। हाँ। दही का, वरना या तो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है जी। या इतना थिक होता है कि वो नीचे तक पहुंचता नहीं है। अच्छा, अब एक दफ़ा ये जब हो जाएगा तो इसमें फिर हम बाकी मसाले डालेंगे जी, एंड दैट्स इट। जी, और फिर दही डालेंगे। दही में ये पकेगा, फिर गल भी जाएगा उसी में। बिल्कुल। हाँ जी, और उसके बाद हम फिर डालेंगे मेथी, अपना गरम मसाला, और साथ हम डालेंगे इसमें क्या कहते हैं, क्रीम। अच्छा, और मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो आपने इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मक्खन डाला है। मक्खन डाला है और वो डाला है और इतना डाला है कि हाँ वो जी। मतलब अब देखिए ना, इतनी ज़्यादा चिकन में इतना डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन आएगा ना हर बंदे को। ये हो गया नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर जी। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर पे आ जाएंगे। ला मैं इसको ऐसे ही ना डाल दूँ, ऐसे ही डाल दें। ऐसे ही हम इसको डाल देते हैं। अब देखिए ना, 2 लेयर्स में जब जाती है चीज़ तो उसका फिर फ्लेवर भी अंदर तक जाता है। अंदर तक जाता है। अब डालेंगे हम मसाला। ये मसाला आप बना के रख लें, आपका पूरे रमज़ान निकल जाएगा। मसाला बता दें फिर से एक दफ़ा कैसे बनाना है। जी, अगर मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बताऊं तो आपका ये रमज़ान पूरा निकल जाएगा। आप 3 कप ले लें जी, ले लें आप सूखा धनिया साबुत, और 2 कप ले लें आप सफ़ेद ज़ीरा, और 1/3 कप ले लें आप अजवाइन। इनको आप रोस्ट कर लें। जब खुशबू आने लगे तो आप इसका जो है फ्लेम ऑफ कर दें, और उसके बाद इसमें 1.5 कप कुटी हुई मिर्च उसी में डाल दें, ताकि वो उसी की स्टीम में जो है ना, गरमाइश में वो हो जाएगी। उसको रोस्ट नहीं करना, उसी गरमाइश में हो जाएगी। उसके बाद उसको ठंडा करें और उसमें जो है ये 2 चम्मच टाटरी के, ये डोंगे का चम्मच है, सर्विंग स्पून, और 2 चम्मच टाटरी के और 2 चम्मच नमक के डाल के, और आप इसको ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करके आप एक टाइट बॉटल में डाल के इसको रख दें। आप इसको दही बल्लों का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, चाट में भी कर सकते हैं, पकोड़े बनाए हैं, फ्राइज़ बनाए हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, कोई चिकन बनाया है। ये आपका बड़ा अच्छा मसाला है, ये पूरा रमज़ान आपका निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब आप अपनी फाइनल लुक हमें दिखा दें दही बड़ों की जल्दी से, ताकि हम फिर जल्दी से ब्रेक की तरफ जाएं। और चिकन भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक ब्राउन भी हो रहा है, हल्का हल्का। कुछ कुछ जगहों पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चिकन हमारा, ये देखिए ब्राउन हो गया। ये देखिए अब यहाँ जिस तरह चिकन ना हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, मतलब ये देखिए ना। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि तब तक चीज़ ब्राउन नहीं होएगी जब तक हम उसको 1 किलो घी के अंदर नहीं पकाएंगे। ज़रूरी नहीं है। ये भी जब ब्राउन हो जाएगा, ये अपना जब मसाला ऑयल छोड़ेगा, ये अभी जो है ना, अभी तो वो हो रहा है ना, इस वजह से इतना पता नहीं चल रहा है, इसमें होगा। अभी तो चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है ना, क्योंकि चिकन में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है नेचुरली। अच्छा जी, कहाँ पहुँची आपकी? बस जी, ये हमारा जो है दही इसके ऊपर डल रहा है, और उसके ऊपर जो है हम 7 स्प्रिंकल जो है ये करेंगे। दही डाल रहे हैं। हाँ जी, क्या डालेंगे अब आप? दही और मसाला, और साथ हम ये रख देंगे अपनी सारी चीज़ें। बिल्कुल सही।
दही के ऊपर कुछ डालेंगे हम जी, मसाला looks के लिए, हाँ जी, जी, सिर्फ मसाला। अब देखिए, अगर जैसे कि हमने कहा सैलेड आप बेशक साइड पे सर्व कर दें या बिल्कुल एंड में जिस तरह अब हम ऊपर से डाल जी, देंगे। जी, जी। आपने दही और डालना है, दही और डालना हाँ है, जी, सारा डाल दें क्योंकि ये नीचे तक जाएगा, डाल दें सारा। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बात है कि दही तो वैसे भी बहुत मज़े की लगती है इनसाइड सारा दही इसका बड़ा। वो कर लें। ये ले, हाँ जी। ये देख लें जरा, इनको एक एक कतरा निकलवाती हैं बाहर। वो कहती है टीवी और नो टीवी वी मस्ट। हाँ जी, डन हो गया। डन हो गया। ओके, अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला और ये डाल दूँ? जी, स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, सैलेड डाल दूँ ऊपर? नहीं, पहले चाट मसाला। ठीक है। जी, और चाट मसाला व्यूअर्स प्लीज़, ये मैं पर्सनली एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब भी किसी के घर जाती हूँ वो तैयार होते हैं, चाट मसाला और पापड़ी जब साइड पे नहीं सर्व होती ना तो मेरा रोना निकलने वाला हो जाता है क्योंकि देखिए ना, अपने कुछ लोगों को ज़्यादा तीखी चीज़ें पसंद है। बस ये अब थोड़ा सा इसमें ये ऐसे स्प्रिंकल करेंगे हम। ऐसे करना है, ठीक है। तो वो नज़र किस तरह आना है आपकी सब्जी? आप ग्रीन चटनी डालें आप थोड़ी सी ग्रीन ऊपर। चटनी हाँ डालना, जी, ठीक है। वैनु ठीक है। बस हल्का सा हम ऊपर ये डालेंगे, बाकी हम साथ रख देते हैं। गार्निश हाँ के जी, लिए ना, हाँ जी। हाँ, बिकॉज एवरीवन डजंट, कुछ लोगों को प्याज नहीं पसंद होता, जी, किसी जी। को टमाटर नहीं पसंद होता, किसी को कुछ नहीं पसंद होता। मैं तो साथ रख देती हूँ और मैं इसी तरीके में कहती There हूँ you go, viewers. हाँ जी, 20 लोग भी आ रहे हैं घर पे तो दैट इज ये 20 लोगों के लिए एनफ है। मोर देन इनफ है। सो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तालीम के थ्रू अमन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, पीस को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, पॉजिटिविटी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले व्यूअर्स आप लोगों से बात की कि अमन और तालीम, लेकिन ये एक इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और एक तरह से एक नया कॉन्सेप्ट है कि इस पे क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सोचा जो एक एक्सपर्ट हमें पाकिस्तान में मिली, हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर नाहीद शब्बीर गुराया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड टू सी यू। इट्स वेरी गुड टू सी यू मैम एंड थैंक यू, आपने वक्त निकाला। क्योंकि देखिए अमन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की एक ज़रूरत है, बिकॉज जब अमन होती है तो ना दंगे होते हैं, ना फसाद होते हैं, ना लड़ाइयाँ होती हैं, ना झगड़े होते हैं, हर चीज़ ईजी हो जाती है। लेकिन पीस एजुकेशन यानी अमन तालीम से मुराद क्या है मैम? सबसे पहले पीस की ही बात कर लेते हैं एंड देन वी कम टू एजुकेशन। तो मैं समझती हूँ कि लोग कहते हैं कि अमन बहुत मुश्किल से शायद हासिल होता है, लेकिन मेरा यकीन है कि पीस बहुत आसानी से हासिल हो सकता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ स्माइल। ये इसका बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और फिर जब हम पीस एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने अपने साथ रवैया क्या रखना है, अपनी ज़ात के साथ, दूसरों के साथ क्या रवैया रखना है, और फिर इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने दुनिया और अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ किस तरह बिहेव करना है एक हारमोनियस वे में। तो दिस इज़ अबाउट पीस एजुकेशन। और फिर कमिंग टू द टॉपिक प्रिसाइजली, ये है कि सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए, ये पीस एजुकेशन से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि ये किसी बच्चे के लिए तालीम है या किसी यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे के लिए तालीम है। ये सारे शहरियों के लिए ये तालीम है, ये हर एज के लोगों के लिए पीस लेकिन मैडम पहले मुझे ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका तसव्वुर कहाँ से आया? देखें, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेके आए वो बज़ाते ख़ुद अमन का पैगाम है। तो ये तो कॉन्सेप्ट तो 1400 साल पहले ही आ गया, क्योंकि वो पीस एजुकेटर इंसानियत के लिए उन्होंने सबसे पहले पीस बिल्डर, पीस एजुकेटर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फिर आप जब मॉडर्न दुनिया की बात करते हैं तो बैक इन 20th सेंचुरी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी थी, ये आजकल जो बच्चों का मोंटेसरी सिस्टम है, उन्होंने ये कंसेप्ट लॉन्च किया। और उनके ख्याल के मुताबिक ये था कि बच्चों को अगर एक फ्री माहौल में एक्सप्लोर करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए और हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस किया जाए, पर्सनलाइज जो आपको पर्सनल लर्निंग होती है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से, बेहतर तरीके से
लर्न और ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उनका था, और ये कॉन्सेप्ट इतना राइज हुआ कि आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका जो कॉन्क्रीट पेडागोजी सिस्टम है, ये मॉन्टेसरी सिस्टम, वो आज भी राइज है पूरी दुनिया में। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था एक्चुअली कि बच्चों को लर्निंग के लिए फ्री माहौल आप प्रोवाइड करें। और ये एक्चुअली जो आईबी सिस्टम होता है जी ऑफ एजुकेशन, ये ज्यादा इस पे फोकस बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आईबी का भी आई थिंक कॉन्सेप्ट फिर इसी के थ्रू बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि आप हमने ये असल में डॉक्टर मारिया इस चीज़ पे इटालियन थी, फिजिशियन थी और एजुकेटर भी ऑफ कोर्स। वो उसका उनका ख्याल ये था कि जो हमारा एकेडमिक स्किल्स हैं वो तो पढ़ाई में आपकी पॉलिश होती हैं, लेकिन एक्चुअल है आपकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। तो उनका ज़्यादा फोकस इस बात था। यानी कि आप माशरे में कैसे उठते बैठते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। बिल्कुल सही। आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ, अगर आप माइंड ना करें? नहीं, बिल्कुल बहुत Okay, अच्छा। मतलब बात ये कि मैं आई ऑलवेज फील हैप्पी टू टॉक अबाउट पीस। पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने 2023 में वर्ल्ड रोटरी पीस फेलोशिप विन किया था। वाओ, कांग्रेचुलेशंस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और उसके लिए मैंने बैंकॉक में फिर 5 मंथ्स वहाँ पे गुजारे। पूरी दुनिया से उन्होंने एप्लीकेशंस आई जिसमें उन्होंने 80 लोग सिलेक्ट किए और आई वाज वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ पे हम लोग जिस प्रोजेक्ट के थ्रू गए, ज़ाहिर है वो एक लंबा प्रोसेस था जिसमें बाद में इंटरव्यू सिलेक्शन हुई, तो उसमें सोशल चेंज इनिशिएटिव हर बंदे ने अपना बताना था। तो मैंने पाकिस्तान से, चूँकि मैं टीचर भी हूँ और मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस का बैकग्राउंड भी है, तो मेरा ख्याल था कि मैं पीस एजुकेशन पे बात करूँ, जो कि यहाँ पे ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं उसकी कमी भी है। तो मैंने अपना सोशल चेंज इनिशिएटिव उन्हें यही दिया था कि मैं पाकिस्तान में पीस एजुकेशन एक कोर्स स्टार्ट करवाऊंगी जब मैं ये बैंकॉक से रोटरी पीस फेलोशिप कंप्लीट करके आऊँगी। तो ये मेरा एक उनसे अनरिटन वादा भी था। फिर जब मैं वहाँ पे, हमने चूँकि सारा पीस पे ही काम किया, रोटरी पूरी दुनिया में पोलियो एरेडिकेशन के लिए उसका काम है पूरी दुनिया में, और इसके साथ साथ वो पीस पे उनका फोकस है कि आप दुनिया में पीस और हार्मनी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने उन रोटरी वालों के साथ कांटेक्ट रखा, उन्हीं के थ्रू मैं एक वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर पीस एजुकेशन, और वो कहते हैं दुनिया से जंग का खात्मा होना है लेकिन थ्रू एजुकेशन। और उनके साथ मिलके फिर मैंने अपने सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में एक कंट्री लेवल का हाइब्रिड प्रोग्राम किया जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान से लोग लिए। बिल्कुल, और तो उन्होंने वही पूछने लगी थी कि फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया? यही। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग कोर्सेज कर लेते हैं, मेजर डिग्रीज लेके आ जाते हैं, फिर उनको उसको ट्रांसलेट नहीं करना आता अपने मुल्क में, क्योंकि देखिए बैंकॉक बहुत एक ओपन माइंडेड और बहुत एक मुख्तलिफ है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ों की फ्रीडम है जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बीइंग इस्लामिक स्टेट नहीं है, राइट? सो बिकॉज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों जगहों में, तो आपने फिर उसको यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया? बेसिकली बैंकॉक तो उन्होंने एक हब बनाया ना, ये हब है कि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर बैलेंस और आपका रिलीजन और एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो इस पे उनका बड़ा फोकस है। तो मैंने, चूँकि आई वॉज पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मैंने फिर उनके साथ इसी नवंबर दिसंबर 24 में एक ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स स्क्रूटनाइज किए। 18 स्टूडेंट हमने लिए, यूनिवर्सिटी से लेके मैट्रिक तक, ओह वंडरफुल, डिफरेंट, और गिलगित बल्तिस्तान, अफ़गानिस्तान और ऑफ कोर्स पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह का मैंने एक वो एमलगमेशन बनाया स्टूडेंट्स का। और वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर वालों के साथ मैंने एक हाइब्रिड कोर्स स्टूडेंट्स को करवा दिया, पीस एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये कितना लंबा था? ये 6 वीक्स का था। अच्छा, 6 वीक्स। तो जो लोग आए थे उनका फिर नहीं, हमने ऑनलाइन करवाया। ये कोविड ने एक मेहरबानी ये कर दी कि चले ये हमारी कुछ हमें इसमें फैसिलिटेट हो गए, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। और अब उसके साथ नेक्स्ट ये है कि हम इस साल सितंबर में इंशाल्लाह ताला सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर के साथ मिलके अपना एक पीस एजुकेशन इन पाकिस्तान चैप्टर के नाम से एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि 3-4 महीने का कोर्स होगा। और ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है, क्योंकि वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर दुनिया में हर जगह पीस एजुकेशन पे काम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान
उनके रेडार में नहीं था। तो देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही नेचुरल डिजास्टर्स से और इन चीज़ों से नहीं हुई, जी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जी, से हुई हैं। इतनी सी बात पे जी, जी। एक जंग शुरू होती थी और वो सदियों चलती जी, थी। जी। ये भी नहीं याद होता था कि फट के लड़ाई जी। कहाँ से शुरू हुई, बट कबीलों के जंगें चल रही जी, हैं। जी। तालीम आई, एजुकेशन आई, ऑफ कोर्स इस्लाम का एडवेंट हुआ, चीज़ें बहुत बेहतर हुई। लेकिन आज भी अमन को बर्बाद करने वाले बहुत बैठे हैं और इंसान में शऊर होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। जी सबसे बड़ी बात तो ये है ना। जी जी। अच्छा, मैं आपकी इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो आपने बात की है बर्दाश्त की, चूँकि मैं समझती हूँ कि हमें वो अदम बर्दाश्त की वजह से चीज़ें एग्रावेट हुई हैं सोसाइटीज़ में, और इसी वजह से हुई हैं। और ये अदम बर्दाश्त भी इसलिए हुआ है कि वी हैव फेल्ड टू रियलाइज़ दैट वी आर ह्यूमंस, हम इंटरेक्शन इंसान वी हैं आर हम। डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हमने एक दूसरे को एज अ इंसान एक्सेप्ट भी नहीं किया, ये सबसे बड़ी वजह है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक इखलाकी कहानी मैं अगले दिन पढ़ रही थी, तो वो देखा है कि एक भिक्षु था, ये जो तारकत दुनिया होते हैं, जी जी। वो उसने सोचा कि मैं मराकबा करूं और यहाँ से अपनी खानका से निकलूं और कहीं दूर चला जाऊं। उसने फ़ैसला कर लिया, उसने एक कश्ती बनाई और बैठा और झील के वस्त में जाके उसने एक कश्ती खड़ी कर ली और वहाँ पे उसने अपना मराकबे में चला गया। 3-4 घंटे मराकबे में जब वो रहा तो उसको आंखें बंद थीं और उसको एहसास हुआ कि शायद उसकी कश्ती के साथ एक और कश्ती टकरा रही है। तो वो बहुत गुस्से में आ गया कि ये मुझे किसने डिस्टर्ब किया है, और अभी वो ये फ़ैसला कर ही रहा था कि मैं आंखें खोलूं और इस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा करूं कि मैं यहाँ पे मराकबा कर रहा हूँ, तो इसने मुझे आके छेड़छाड़ की है। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि कश्ती तो एक खाली कश्ती उसकी कश्ती के साथ टकरा रही है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। तो उसने खुद से मुज़ाकरा किया कि ये क्या है। तो उसने देखा कि ये एक लंगर से खुली है कश्ती और वो बहते 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 इसके साथ जा टकराई है। और उसने गौर किया तो वो इस एनालिसिस पे पहुंचा कि ये तो गुस्सा तो मेरे अंदर था, मेरे नफ्स के अंदर, ये कश्ती तो खाली है। उसने अपना मराकबा छोड़ा और वो वापस अपनी खानका पे चला गया। और उसके बाद कहते हैं सारी ज़िंदगी अगर उसको किसी शख्स की बात या आदत बुरी लगी है तो उसने खुद से ये कहा है कि दूसरा शख्स तो महज एक खाली कश्ती है, ये गुस्सा मेरे अंदर है और इसको एक खाली वजूद की ज़रूरत है जिसके साथ मैं टकराऊँ और ये इश्ताल करे, उसको आपने कंट्रोल करना है बेसिकली। जैसे कि मेरी नानी कहा करती थी, एक चुप 100 सुख। जी बिल्कुल। हर बार रिएक्शन से पहले जी, जी। अगर हम कुछ सेकंड जी 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 सोचें जी, जी। तो बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर हो बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैडम आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आप तो कर ही रही हैं, आपका इदारा भी कर रहे हैं, लेकिन तालीमी इदारे क्या रोल प्ले कर सकते हैं जी। आपकी इस मिशन में? ये मिशन ही है ना जी, आपकी? जी, बिल्कुल। उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। Viewers, we have the incomparable Professor Dr. Naheed Shabir Ghoraya with us. आप डायरेक्टर हैं of CSAS, Center for South Asian Studies at the University of Punjab. डॉक्टर साहब, आपने पीस के वो बड़े अमेजिंग अंदाज में एक्सप्लेन किया, पीस एजुकेशन भी बताया, अपना रोल भी, मतलब आप किस तरह इसमें इन्वॉल्व हुई। अब मुझे बताएं, तालीमी इदारे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तालीमी इदारे क्या कर सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब वो किस तरह इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि हर बंदे का जब तक जहन बदलेगा नहीं, अगर एक वर्ड बुरा है लेकिन एक फसादी भी रहा ना इस पूरी दुनिया में, तो फसाद चलता रहेगा। सही। अच्छा, सबसे पहले तो आपने तालीमी अदारों का रोल कहा, डेफिनेटली ह्यूमन का, मैं समझ तालीमी अदारे में टीचर का रोल सबसे अहम होता है क्योंकि वो डोर ओपनर होता है। आपका जो अनलॉक्ड ह्यूमन पोटेंशियल होता है उसके दरवाजे टीचर हमेशा खोलता है। लेकिन जहाँ पे हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये जो पीस एजुकेशन की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, तो ये कलेक्टिव नेशनल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब स्टेक होल्डर्स इसमें आते हैं। इसमें घर भी आता है। घर में माँ, मैं हमेशा कहती हूँ माँ का रोल बहुत अहम है कि आप माँ की गोद से तरबियत आपकी शुरू होती है। मुआशरा इसमें अहम है
और फिर टीचर का रोल अहम है। तो ये जब तक तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी, कोई एक बंदा शायद उस तरह रोल प्ले नहीं कर सकता। तो टीचर, चूँकि आप क्लासरूम में हैं, और मैं समझती हूँ कि ये सारा अर्थ प्लेनेट जो है ये क्लासरूम है और हम सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ हम सीखने आए हुए हैं। तो टीचर का रोल किस तरह अहम हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर वन डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू टीच हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये टीचिंग, फिर है टीचिंग मेथड, हम रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। बातें तो हमने कर ली, प्रोग्राम भी लॉन्च कर लिया, लेकिन हमें जो वो पैसिव लर्निंग टीचिंग मोड है उसमें से निकलना पड़ेगा। एक तो हमें वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड, आपका वो बहुत ज़्यादा है कि मुझे याद है मैम, अगर यू डोंट माइंड माय शेयरिंग, कि जब मैं अपनी ये नहीं बताऊंगी किस अदारा क्या, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ से तालीम हासिल की, एक लफ्ज़ भी सीखा, वो उस्ताद है, उसकी इज्जत सर आंखों पे। बेशक। लेकिन होता ये था कि टीचर क्लास में आती थी, वो सिर्फ अपना जो लेसन है वो पढ़ती थी। अगर बीच में कुछ ऐसे टीचर्स थे, हाथ भी उठा के कोई सवाल भी होता था तो हमें कहा जाता था चुप कर जाओ, क्लास के एंड में करना, और क्लास के एंड में टाइम ही नहीं होता था। तो कंफ्यूज्ड बंदा मजीद कंफ्यूज होता जाता था और लायक बच्चे मजीद लायक होते जाते थे। जिस तरह के हम कहते हैं ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी में द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर, तो इसी मामले में मेरे जैसे लोग जिनके सवाल बहुत होते थे या जिनको समझ नहीं आती थी, वो पीछे रह जाते थे। जी अच्छा, इसमें ये है कि अभी जवाब पे हम आ गए। मैं यहाँ पे जो आपने सिस्टम का पूछा कि हम इसमें क्या तालीमी अदारे रोल प्ले कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे मैंने हयात तैयबा की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात की, कि वो तो हमारे लिए एक मौलम है, उनकी ज़िंदगी तो मशले राह है, उनकी टीचिंग्स, उन पे अमल करके। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो मगरब का निज़ाम है, मगरब में मैं फ़िनलैंड की मिसाल दूँगी। फ़िनलैंड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पिछले 7 सालों से। और बाय द वे व्यूअर्स, ये फैक्ट है मैम, फैक्ट शेयर कर रही हैं। हर बंदा जब भी तंग आता है ना तो कहते हैं सबसे ज्यादा खुश किस दुनिया में लोग रहते हैं, किस कोने में? फिनलैंड के लोग। एक तो तालीम एक्चुअली बिल्कुल बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट हेल्थ। मैंने 2 साल पहले किया था अपने मियाँ को कि मैंने कहा फैसल चलो फिनलैंड चलते हैं, इधर चुप करके बैठे। उसका फिनिश मॉडल जो है, मैं समझती हूँ कि हमें तालीमी इदारों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि जो उनका जो मॉडल है वो है एवरी ब्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट, इस अप्रोच पे वो चलते हैं। और होल चाइल्ड स्किल, कि एकेडमिक स्किल तो आपकी आनी है, लेकिन सोशो इमोशनल डेवलपमेंट वो बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है तो यू स्टैंड नो वेयर। मैं बीइंग टीचर मैं ये समझती हूँ। तो हमें उस फिनिश मॉडल को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम उन पैरामीटर्स पे चल के, जहाँ पे आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करेंगे और आपकी डायलॉग स्किल्स की, जहाँ पे हम आपने क्वेश्चन आंसर की बात की, वो तभी होगा जब आप स्टूडेंट को बोलने का मौका देंगे। टीचर कम बोले, स्टूडेंट को एंगेज ज़्यादा करें। माँ बाप नहीं घर पे बोलने देते बच्चों को, तो टीचर क्या बोलने देगा? ये सिस्टम जो है, फिनिश मॉडल जो है, मैं समझती हूँ वो हमारे लिए इस टाइम, चूँकि उसको अगर फॉलो करें तो वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्लास 1 आपने यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे आके नहीं शुरू करना है, डे 1 से शुरू करना है हमने। तो मैम डे 1 तो फिर होता है प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी, प्रेप, क्योंकि अब तो ये वाली भी बड़े इंपॉर्टेंट हो गए कि जब तक बच्चा क्लास 1 में आए तो वो प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनको मौका नहीं मिला तालीम हासिल करने का, हालात वाक़यात की वजह से, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। तो अगर बेसिक्स उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, और जैसे कि आपने कहा ना मॉन्टेसरी वाली बात हो रही थी, कि अगर मॉन्टेसरी, प्रेप, प्ले ग्रुप के लेवल पे बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव चीज़ें सीखें। बिल्कुल। देखिए बच्चे की लड़ाई होती है स्कूल में, छोटे बच्चे जो होते हैं आपको पता है खींचातानी करते हैं। अगर माँ और टीचर दोनों ये कहें कि बेटे अगर कोई आपको बुली कर रहा है आप हमें आके बताएं, आपने वापस नहीं मारना। जब छोटे होते थे आपको याद है कोई कहता था लड़ाई जो भी शुरू करे ख़त्म तुमने करके आनी है, ये गलत है। लेकिन देखिए मैच्योरिटी इसी को कहते हैं ना, कि आपने हर कन्फ्रंटेशन का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जब आप में ये रियलाइजेशन हो जाएगी, देखिए पीस जो है बेसिकली एक बिहेवियर का नाम है, दिस इज़ फ्लो ऑफ लाइफ। आपने हार्मनी के साथ कैसे रहना है, और ये पीस इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड, ये एक पीस सिस्टम है जो फेजेस में चलता है। इसमें आपका पर्सनल पीस है, आपका सोसाइटल पीस है, आपका इकोलॉजिकल है,
और देन आपका इंस्टीट्यूशनल पीस है। ये चारों चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी तो यू रीच एट द डेस्टिनेशन। अच्छा, अब देखिए इदारों की तो आपने बात कर ली, बट जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे मैम, आपने कहा माँ बाप का भी इसमें रोल है और स्टूडेंट का भी है, ये भी ज़रा समझा दें मुझे। जी, माँ बाप का तो, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, ये तो सीखे बच्चा, तरबियत घर से सीखता है कि उसने मुआशरे में कैसे बिहेव करना है। जो मैं पर्सनल पीस की बात कर रही हूँ वो बच्चा घर से सीखेगा। आपका अपने साथ राइट रिलेशनशिप का है, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने साथ ही, आपके एटीट्यूड, एक्शन, बिहेवियर, आप हाउ डू यू गेट टू मैनेज दैट, ये उसने घर से सीखना है, ये घर की तरबियत है। फिर उसने इसके बाद सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है, जहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे, दूसरे बच्चे मिलेंगे, फिर आपका टीचर के साथ। और लाइकवाइज जो हम स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट ने भी एज अ पीस मेकर रोल प्ले करना है, मैं समझती हूँ। उसने भी, उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम आपने पीस एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपने एक कोर्स पढ़ाया, बच्चों ने नंबर लिए और चले गए। प्रैक्टिकल जो मैं उसको कह रही हूँ, आपका सिर्फ आपका रिकंसेप्चुलाइज करने की ज़रूरत है, रीओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है, और इसमें सबको अपना पार्ट प्ले करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करें। जहाँ पे मैंने रोटरी की बात की, जो मैंने फेलोशिप विन किया था, उसमें वो इस चीज़ को बड़ा एज देते हैं कि बंदे ने ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए क्या काम किया, प्रैक्टिकल उसका काम क्या है। पढ़ने लिखने में तो आपने हो सकता है 1000 डिग्रियां ली हों पीस में, प्रैक्टिकली आपकी अप्रोच क्या है। तो दिस इज़ हाउ मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट कैसे उसमें कैसे बेसिकली हमने पढ़े लिखे जाहिल नहीं बनना, जो एक कॉन्सेप्ट है जिसकी अक्सर बात करते हैं कि पढ़ लिखते गए लेकिन तमीज़ नहीं आई। बच्चे ने ये उस क्लासरूम से सीख के जाना है, और उस माँ से सीख के जाना, माँ से और सीख के जाना है कि मैंने बात कैसे करनी है और दूसरे की बात सुननी कैसे है। यहाँ पे है वो अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप पीस को बाय फोर्स अचीव नहीं करेंगे, इट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग। तो मैम आपका फाइनली पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है मैम? पैगाम तो मेरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो पीस एजुकेटर और सबसे बड़े मुअल्लम वो हैं। तो उनकी हयात तय्यबा आप अगर देखें, वो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। चाहे वो सुलह हदैबिया की बात हो, फ़तह मक्का की बात हो, हिजरत हबशा की बात हो, या हिजरत मदीना की बात हो, उनकी सारी ज़िंदगी हमारे लिए ये एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है जिस पे चल के हम एक अमन और सलामती वाला माशरा तश्कील दे सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरह कलम में इरशाद फरमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में कि वो उनका इखलाक जो था बुलंद पाया दर्जे पे था, और जिसका हम ट्रांसलेशन भी ये करते हैं, ही वॉज ऑन एक्सल्टेड स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टर। तो ये मैं समझती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सीरत तैयबा का अगर हम मुताला कर लें तो हमें शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी ना रहे, अपनी सोसाइटी को पूरा मन बनाने के लिए, अपने रवैयों को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, खुश रहें, आपका आबाद शुक्रिया, रहें, गॉड ब्लेस, और अमन को प्रमोट करती रहें। थैंक यू सो और मच। बल्कि अमन के बारे में लोगों को सिखाती रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 पावर कपल से मुलाकात होगी। पावर कपल होता क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बात की और अभी भी जो हमने बात की वो इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती है वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, घरों में बच्चे भी वही अग्रेशन देखते हैं, बेटा बेटी उसी डगर निकल पड़ते हैं। ये एक साइकिल है जिसको जब तक रोकेंगे नहीं और पॉजिटिविटी के साथ, ताउन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीस कहाँ से आएगी व्यूअर्स, अमन कहाँ से आएगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 2 बहुत ही ब्रिलियंट पावर कपल्स, 4 अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल्स हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, हम हमेशा किसी एक इंडिविजुअल को बुलाते हैं जब हम उनकी बात करते हैं कि देखिए ये हाई अचीवर है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी कभी, बल्कि अब अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ ज़्यादा कॉमन हो गई है कि 2 लोग एक कपल में हाई अचीवर्स होते हैं, दोनों ही इन देयर ओन राइट कामयाब होते हैं, वर्किंग होते हैं, लेकिन
बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर औरत मर्द से ज़्यादा कमा रही है और बच्चे छोटे हैं तो इवन मर्द जो है वो कहता है कि भाई आई विल स्टे एट होम, तुम जाओ क्योंकि तुम्हारी अर्निंग ज़्यादा है और मैं पैटर्निटी लीव पे उस पे घर पे रुक जाऊंगा, अपनी हाफ पे ले लूँगा। सो द पॉइंट इज़ पाकिस्तान में भी जब तक हमारे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे तब तक बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज नहीं ख़त्म होंगे इस मुल्क में। एंड व्यूअर्स, ये याद रखना ज़रूरी है, अगर हमारे मुल्क की ख़वातीन सारी की सारी घर बैठ गई, आपको पता है मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट पे थी और बातचीत हो रही थी तो मुझे ये पता चला कि 100% में से 20 से 22 के 23% तक सिर्फ ख़वातीन काम करती हैं और उनमें से भी बहुत सी ऐसी हैं जो काम करती थी लेकिन छोड़ चुकी हैं या फिर अब घर बैठ गई हैं तो घर से कोई सिलाई कढ़ाई। मतलब अगर हम अपने मुल्क की आधे से ज़्यादा आबादी को घर बिठा देंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। आइए मिलते हैं अपने ब्रिलियंट एंड अमेजिंग पावर कपल से। सबसे पहले मुलाकात करेंगे मेरे बहुत ही प्यारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर, जो बड़ी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में एज एन एक्सपर्ट आते हैं, वाइस चांसलर हैं रावलाकोट यूनिवर्सिटी के आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब के साथ मिसेस डॉक्टर साहब हैं, लेकिन वो है प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर। शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एट पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू आप सो ठीक मच ठाक? फॉर इनवाइटिंग। देन वी हैव विद अस डॉक्टर सिद्रा अदनान। आप कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वैसे तो ऑब्स्ट्रिशन कहते हैं, मेरे ख्याल से मैंने कुछ सही कह ही दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। एंड देन वी हैव विद अस अदनान सलाबत साहब। आप हेड ऑफ सिविल डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? जी अल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात शुरू करते हैं, देन वील गो डाउन दिस वे। आपकी नज़र में पावर कपल, वर्किंग कपल है क्या? देखिए, जब दो ह्यूमन बीइंग्स की शादी होती है, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ना कि दोनों एक फैमिली इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन अब पोस्ट इंडस्ट्रियल दौर में जब फैमिली इस्टेब्लिश होती है तो एक बंदा इनफ नहीं होता हाउस होल्ड अर्निंग के लिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि दोनों कैपेबल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा घर में बैठ जाए और दूसरा बंदा कमाए। ये मिडल एजेस में होता था, अब नहीं हो सकता। अब दुनिया की इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई किसी मुल्क की भी इकोनॉमी सिंगल जेंडर से नहीं चल सकती। ये ऐसी बात नहीं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का स्लोगन है, वुमेन पार्टिसिपेशन का स्लोगन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को घर बिठा दें। अब इसके आगे चलें, क्योंकि ये डिबेट नहीं है कि उन्होंने घर बैठना है कि नहीं, हर औरत ने काम करना है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। अब इशू क्या है? इशू ये है कि हमारा कल्चर क्योंकि पैट्रियार्कल है, मेल डोमिनेटेड कल्चर है सदियों से। हम ये चाहते हैं कि हाउस होल्ड बेसिकली बाई बर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीमेल की। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है कि जो है खामद भी डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है, 5 घंटे की ड्यूटी, 7 घंटे की ड्यूटी के बाद वो आके ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी पीता है, दोस्तों के साथ गप्पे लगाता है और ख़ातून किचन में चली जाती है। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमें कंसेशन देनी पड़ेगी दोनों को। काम जो फैमिली रोल्स हैं उनमें इक्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि बीवी ही लॉन्ड्री करेगी, दोनों मिलके क्यों नहीं कर सकते? कहीं नहीं लिखा हुआ। और बल्कि इस्लाम में तो है कि जो हाउस होल्ड है काम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर का काम करते थे। हम तकरीरें ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो वर्किंग वुमेन है उनको कंसेशन नहीं दे रहे। बिकॉज डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि व्यूअर्स देखें, हम यहाँ पे किसी भी होम मेकर को बुरा नहीं कह रहे। जो ख़वातीन प्रेफर करती हैं वो घर पे रहें और हस्बैंड उनके काम करें। मतलब जैसे कि वो कहेंगी कि मैंने बच्चों को नहीं छोड़ना, मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं बच्चों को छोड़ूं, या मैंने घर रहना, दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। उसी तरह काम करना भी एक पर्सनल चॉइस है। ये नहीं हो सकता कि शादी करने के फ़ौरन बाद। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अगर घर में स्टाफ को रखते हैं उनको भी एक तनख्वाह मिलती है ना। होम मेकर अक्सर एक घर की अनपेड फ़र्द है, नॉट
मतलब और उसका सिर्फ काम ये है कि उसने 24 घंटे लगे रहना है। उसका दिन सुबह शुरू होता है सबके जागने से पहले और दिन ख़त्म होता है सबके सोने के बाद। फिर जब बीमारियां, इश्यूज, मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, जिन चंबड़ गया। जिन चिमड़ गया। बिल्कुल सही आपने कहा जिन चिमड़ गया, क्योंकि और कुछ नहीं मिलता तो ये वाली बात वो कह दी। पैट्रियार्कल जिन चंबड़ा होता है। पेट्रियार्कल बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब आपकी तरफ रुबीना जी, मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में पावर कपल्स जो हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को फिर बैलेंस में कैसे लेके आए? सर ने उसकी तरफ इंडिकेशन ज़रूर दी, लेकिन मज़ीद आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो हमें आप दोनों भी तो कर ही रहे हैं ना? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्क फैमिली बैलेंस है उसको कैसे लेके चलना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अब खातून की जॉब किस तरह की है। अगर तो उसकी इस तरह की जॉब है कि वो अपनी जॉब को मैनेज करते हुए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी मैनेज कर सकती है, तब तो वो इसको मैनेज कर सकेगी। लेकिन अगर उसकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ को घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, तो वो फिर जाके उसके लिए एग्जॉस्शन और एग्जॉस्ट हो जाती है वो, और उसका बर्नआउट हो जाता है। और जो हम कहते हैं ना, ख़वातीन में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न यही है। मैडम, मशीन को भी 12-12, 14-14 घंटे चलाओगे तो उसका वो उड़ जाती है। बिल्कुल। तो हम तो इंसान हैं। तो अब हमारे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब दोनों मर्द और औरत दोनों को साथ मिलके किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती होती हूँ कि आप लोग अपने डे की मैक्रो प्लानिंग तो करते हो, लेकिन माइक्रो प्लानिंग भी करें कि किस तरह आपने अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करना है। लेकिन जाहिर है आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर उसको प्लान करें, किसने कौन सा काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डेफिनेटली जो हस्बैंड है उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे हस्बैंड्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ातून का हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अगर मर्द घर पे काम कर रहा है तो घर के दूसरे अफराद कहना शुरू कर देते हैं कि जन मुरीद बन गया है और इसकी हेल्प कर रहा है। तो हमारी पूरी फैमिली की जो थिंकिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर खातून काम कर रही है तो मर्द भी घर पे काम कर सकता है, अगर खातून बाहर काम कर सकती है तो मर्द घर पे भी काम कर सकता है। और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जो टॉपिक लेके चले वो था मैस्कुलिनिटी, कि मर्दानगी असल में है क्या। मर्दानगी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगले को टॉर्चर करना नहीं है। मर्दानगी तो ये है कि यू आर अ प्रोटेक्टर, और आप और आपके आने पे लोग खौफज़दा और ट्रॉमेटाइज ना हो, बल्कि आपके घर आने पे लोग खुश हो जाए कि बाबा घर आ गए या मेरे हस्बैंड घर आ गए, या एक बैलेंस के साथ। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा मुआशरा जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, आपके टाइमिंग्स पॉसिबल ही नहीं है कि 9 to 5 हो। You're a doctor. बिल्कुल। डॉक्टर्स डोंट हैव दैट ऑप्शन और लग्जरी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सी डॉक्टर्स घरों में बैठी हुई हैं इस वक्त, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्योंकि मियाँ ने या ससुराल वालों ने कहा बैजा। पहले तो पावर कपल, मेरे हिसाब से पावर कपल वो है जो एक दूसरे को पावरफुल करता है। क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट लाइन। पावर कपल वो है जो एक दूसरे को पावरफुल करता है। क्या बात है। जो वुमेन है वो हस्बैंड को इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, औरत तो हमेशा से सपोर्ट करती ही है, और जब हस्बैंड सपोर्ट करता है और हस्बैंड हर चीज़ में आपकी हेल्प आउट करता है तो एक पावरफुल कपल बनता है। अलोन अ वुमन कैन नॉट बी अ पावरफुल, अलोन अ मैन कैन नॉट बी पावरफुल, और वो दोनों एक दूसरे की सपोर्ट से ही चलते हैं। जब शादी होती है ये वाकई ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों मियाँ और बीवी दोनों होते हैं, और दोनों ने एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है। और ये जो चैलेंजेस है ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप घर पे भी रहते हैं तो भी आपके आते हैं, आपने फैमिली को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, वर्क को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें ये दोनों मियाँ बीवी ने मिल के ही इसको करना है। और उसमें हस्बैंड की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्पेशली एज आई एम द वन गायनेकोलॉजिस्ट, तो हमारी नाइट शिफ्ट्स भी हैं,
तो भाई नाइट्स मतलब अगर में किसी की डिलीवरी है रात के बिल्कुल। 2 बजे हॉस्पिटल आ गए हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगी मैं हस्बैंड को सुबह नाश्ता करा के आऊंगी, नहीं आप मतलब नहीं कह सकते। वो तो नहीं, फिजिकल चीज है, वो तो नहीं वेट और करेंगे। व्हेन आई एम एट नाइट्स माय हस्बैंड इज द वन, बच्चे छोटे थे, ही इज द वन जो बच्चों को ऑलवेज ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम, उनके पैम्पर चेंज करने से लेकर उनकी तमाम जिम्मेदारियां, क्योंकि मतलब मेरे और इनके बच्चे हैं, वो मेरे अकेली के बच्चे नहीं हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की और भाई मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी बिकॉज देखिए अदनान भाई, बीइंग मैरिड टू अ डॉक्टर इज़ नॉट ईजी किसी मेल के लिए या फीमेल के बिल्कुल। लिए। लेट्स बी रियलिस्टिक, बिल्कुल। टाइमिंग्स ऐसे होते हैं और स्पेशली अगर आपको दोस्त फ़ोन करे कि यार चल कोई चाय पीने के लिए चलते हैं, खाने पे चलते हैं, एंड यू आर लाइक नहीं यार मैं घर पे हूँ, मैं बच्चे देख रहा हूँ, हाउ डिड यू डील विद दैट? क्योंकि एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर चाहिए होती है इंसान को टू टर्न अराउंड एंड से कि यार बच्चे दोनों के हैं, वो ड्यूटी पे गई हुई है तो मैं देख रहा हूँ। हाउ डिड यू मैनेज? तो फिर उसमें ये होता है कि फिर उनको हालात के हिसाब से फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। उनको कहता है कि यार ये वाला टाइम फिजिबल नहीं है मेरे लिए, मैं जब घर पे इनकी वालदा आ जाएगी बच्चों की तो मैं उसके बाद फ्री हो जाऊँगा, फिर हम चले जाएंगे। तो थोड़ा फिर इस हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ता है फिर। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं ना जहाँ पे लोग बड़े प्राउडली कहते हैं बंदा बड़ा प्राउडली कि मैंने तो आज तक बच्चे का डायपर नहीं चेंज किया, लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं इस बात पे। नहीं इसमें तो कोई ऐसा इसमें ये तो नहीं, है लोग कि माइंड करते हैं। लेकिन ऐसा ये इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अपने बच्चे ही है ना, किसी गैर के बच्चे तो नहीं है कि अपने बच्चों का चेंज भी कर लिया तो इसमें क्या बुराई है जी। और चीज़ें चेंज हो रही हैं, पढ़े लिखे मर्द जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। बिलीव मी, आई वॉज नॉट नोइंग फॉर मैनी ईयर्स हाउ माई वॉशिंग मशीन वर्क्स, ही वॉज द वन डूइंग लॉन्ड्री ऑल द टाइम। जैसे मुझे इस्त्री नहीं करना आता, कभी हम बाहर जाते हैं तो हम लाइक फैसल, ही इज लाइक 13 सालों में नहीं सीखा। मैंने कहा मैं क्यों सीखूं, आपको आता है ना। देखिए फैसल इज 13 एंड बाय द वे फैसल इज 13 इयर्स ओल्डर देन मी ऑल्सो, लेकिन कभी भी उस बंदे को इतनी सी ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई किसी चीज़ में। इफ आई एम लाइक बाबा ये वाली चीज़ कर दो, वो कर देंगे। नो ही वोंट टर्न अराउंड से मैं क्यों करूं। नहीं फिर यही बात है, जब ईगो आ जाती है फिर तो क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठे नहीं ना चल सकते। और अना हर ताल्लुक की बर्बादी का सबसे बड़ा कॉज होती है। जी बिल्कुल स्टार्ट है ये, मतलब यहाँ से। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में चीज़ों को कैसे मैनेज किया और लोगों की नेगेटिविटी को कैसे मैनेज किया। अब मैं आप चारों के ब्रेक के बाद पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। इवन दो आप दोनों एक कपल है, आपका एक्सपीरियंस फ़र्क होगा, उनका एक्सपीरियंस फ़र्क होगा। आपको लोग कहेंगे हाय तेरा मियाँ नहीं कमाता, तू क्यों काम कर रही है, उनको कहेंगे हाय तू बीवी की कमाई खा रहा है। मतलब सोसाइटी किसी भी एंगल से नहीं माफ नहीं छोड़ती। करती। तो मैं आप चारों के पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी बीइंग वर्किंग पावर कपल्स, एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स कि इसका बेनिफिट माशरे को और फैमिलीज़ को क्या होगा। व्यूअर्स ये ब्रेक के बाद तो होगा, लेकिन किचन में एक झाती डाल देते हैं। मेरे ख्याल से शेफ़ नूर ने आज टाइम पे खाना तैयार कर ही दिया है। बिल्कुल रेडी है जी, दही भल्ले तो पहले ही रेडी हो गए थे और शाही मखमली चिकन भी बिल्कुल रेडी है। सारा काम तो मैंने किया है यहाँ बैठे बैठे। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर, इट लुक्स ब्यूटीफुल। अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ भाई बहुत ही आला और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं, चारों इन देयर ओन राइट सक्सेसफुल, एंड देन अगर बात करें तो बिकॉज दे आर मैरिड टू ईच अदर, सो 2 पावर कपल्स। अब जिस चीज़ की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे वो ये है कि इनके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, क्या नेगेटिविटी इनको फेस करनी पड़ी और क्या इनको अपनी लाइफ में इन चीज़ों के बेनिफिट्स हुए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर हैं, का पावर कपल नंबर 1, एंड देन ऑफ कोर्स आवर सेकंड पावर कपल इज़ डॉक्टर सिद्रा अदनान एंड अदनान सलाबत साहब। सो अब बढ़ते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। सर आपका एक्सपीरियंस। देखें सबसे पहले तो ये है कि जो आई वुड से वन लाइनर कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं ना, जो हमने क्रिएट कर ली हैं डाउन द सेंचुरीज़, उनको ख़त्म करें। मिसाल के तौर पे घर का काम खातून ने करना है, बच्चों की केयर खातून ने करनी है, मेहमानों के लिए चाय खातून ने बनाने, ये जो स्टीरियोटाइप्स हमने बनाए हैं, इसका ख़तरनाक पहलू मैं आपको बताऊं, हमने ख़वातीन के लिए एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग
कि ख़ातून या टीचिंग करें या मेडिसिन में आए, और किसी प्रोफेशन में नहीं वो आ सकती। कहाँ लिखा हुआ वो नहीं आ सकती, या डिज़ायरेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, देखिए मिसाल के तौर पे घर में जो अहम फ़ैसला साजी होनी है, बड़े डिसीजन करना है, घर बेचना है, घर ख़रीदना है, गाड़ी बेचनी है, ख़रीदनी है, इसमें हम क्यों ये समझते हैं अमूमी तौर पे कि देखें जी ख़ातून की राय जो है ना वो शायद इतनी वैलिड नहीं होगी, हमें बड़ी साइब राय लेनी चाहिए। तो जो जेंडर के मुतल्लिक़ स्टीरियोटाइप्स हैं, जो इस तरह की थिंकिंग है, सबसे पहले अगर जो आपने लफ्ज़ किया पावर कपल, उन्हें ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग को ख़त्म करना चाहिए, इनको डीबंक करना चाहिए, लाइफ आसान हो जाएगी। जब आपको पता है कि मिसाल के तौर पे मेरी मिसेज़ ने अगर सुबह ऑफिस में जाना है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो अगर मैं नाश्ता बनाता हूँ तो ये मुझे समझ जाना चाहिए कि ये उसको एम्पावर करेगा। अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाता और वो मीटिंग में लेट जाती है, उसकी डिसएम्पावरमेंट होती है, तो अल्टीमेटली आपकी डिसएम्पावरमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ अगर एक इक्वालिटी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में इक्वालिटी होती है, वो रखी जाए, ये जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, इनको ख़त्म कर दिया जाए, लाइफ आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन भैया मतलब मुझे हंसी किस बात पे आती है, मैडम आई वुड लाइक यू टू पिक दिस अप एंड देन ऑफ कोर्स एज अ कपल, क्या आप लोगों ने चीज़ें की कि बाहर के ममालिक में आपके पास कोई ऐसी खातून नहीं है जो आपकी सफाई करके जाएगी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कुकिंग करके जाएगा। हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी मेहमान आएंगे तो चाय की ट्रे उठा के बीवी ने लेके आनी है। ये चीज़ मुझे बहुत ऑड लगती है, बिकॉज एक सर्टन पीरियड मैंने ज़िंदगी का बाहर गुजारा, मैं हमेशा देखती थी कि 1 मिनट बंदा भी कर रहा है, बीवी भी कर रही है, झाड़ू भी कर रहे हैं, पोछे भी कर रहे हैं, अपने फ्लश भी खुद साफ कर रहे हैं, क्योंकि कौन आके करेगा? 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर कौन देगा महीने का किसी बंदे को आके ये काम करने के? और इस मुल्क में जहाँ हमारी फैमिलीज़ हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, आप लोग भी रख सकते हैं अपने घरों में काम करने के लिए, हम फिर भी एक दूसरे के लिए आसानी नहीं पैदा करते। जी मैडम। मैं, आपने कहा ना पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे जो डॉक्टर साहब ने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल इन्होंने अपनी लाइफ में इसको प्रूफ भी किया। हम लोग रहे हैं 8 साल जर्मनी, तो वहाँ पे उस वक्त जब हम गए तो हमारे पास 4 बच्चे थे और सारे ही छोटे छोटे, 1-1 साल का डिफरेंस। तो और आई वॉज डूइंग PhD और ये अपने गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो 4 बच्चों के साथ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और मुझे तो वहाँ पे जर्मन ख़वातीन कहती थी हम तो एक बच्चे के साथ सोच नहीं सकते थे और आप PhD करेंगे 4 बच्चों के साथ। लेकिन उस दौरान भी डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज़ कि अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो खातून जो है वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकती जहाँ पे वो चाहती है पहुँचना। तो इसी तरह डॉक्टर साहब ने वहाँ पे डायपर्स भी बच्चों के चेंज किया। मेरे पास क्योंकि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप था, तो उसकी वजह से मुझे हर महीने 5-6 दिन के लिए किसी न किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। तो बट वो 5 दिन डॉक्टर साहब बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से केयर करते थे, घर पे उनको रखते थे और सारा कुछ। और इसके अलावा जब मैं, क्योंकि अब मैं आई एम ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर और मैं गायनी में स्पेशलाइजेशन कर रही थी शेखजाद हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब मेरी छोटी बच्ची जब पैदा हुई उसको लेकर आते थे हॉस्पिटल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो इतनी ज़्यादा इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट रही। और इसी तरह हमारे तो आप मेरे भाई नहीं बने ना तो इसी तरह घर पे भी जो डिसीजंस होते हैं, नहीं बॉस ऑप्शन था कि आई कांट, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं मैं क्या करूं? तो फिर वो सारे अरेंजमेंट खत्म हो जाएंगे ना। बिल्कुल वही तो देखिए बात ना, नहीं कोई समझ आप देखिए मैं नहीं आप कर सकती थी कुछ भी उस वक्त करें। जब तक अब सपोर्ट डॉक्टर ना हो। देखिए आप लाहौर में तो नहीं है ना, जी जी अब आप दूर हैं, जी जी। अब वो मैनेज कर रही हैं। देखिए ताल्लुक ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल। कभी कोई करता है कभी कोई करता है। हम ये नहीं कह रहे कि मर्द सिर्फ औरत की सपोर्ट करे, हम कह रहे हैं दोनों एक दूसरे की करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जी मैम। ये इसी तरह से मेरे भी जब ज़िंदगी शुरू की तो माय हस्बैंड वाज सेटल्ड इन सऊदीया, आई वेंट देयर और मैंने ब्रेक लिया अपने करियर से। मेरा स्पेशलाइजेशन शुरू करने के बिल्कुल वो स्टार्ट था और मुझे लगा कि अभी इनको एक मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मैंने ब्रेक लिया, उसमें हमने अपनी फैमिली कंप्लीट की। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग्स टुगेदर। फिर वहाँ पे जब ही वाज एट द पीक ऑफ हिज कैरियर, और मतलब उस वक़्त जब मैंने कहा कि मुझे अब अपनी ट्रेनिंग करनी है, मैंने इसको आपके लिए एक सेक्रीफाइस किया है, तो ही लेफ्ट एवरीथिंग देयर एंड देन ही केम बैक विद मी टू द पाकिस्तान एंड आई परस्यूड माई करियर एंड आई डिड माई ट्रेनिंग। बहुत डिफ़िकल्ट था, बच्चों के ग्रोइंग एज के साथ अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो दोनों की
इकट्ठे मिल के मैनेज करने से वो मैनेज पॉसिबल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग भी कर ली और अपने करियर को भी लिया, लेकिन इन बिटवीन आई टुक ब्रेक्स। और वो ब्रेक्स जो है वो मैंने इसीलिए लिए कि मैं फैमिली को भी बैलेंस करना चाहती थी, बच्चों को भी। वो आपकी चॉइस वो थी दैट ना, वाज माय चॉइस फॉर श्योर। आपकी चॉइस थी। इट वाज नॉट बिकॉज भाई ने आपको कहा कि नहीं, नहीं, इट वाज बिकॉज योर हस्बैंड वाज बी सेड कि भाई व्हाटएवर यू वांट। मैं यही तो कहती हूँ, आपने होम मेकर होना है, योर चॉइस। आपने पार्ट टाइम काम करना है, योर चॉइस। देखिए मर्द को तो नहीं हम बताते ना कि आप ये करें और आप वो करें, बिल्कुल। तो फिर हमें भी एक मुकम्मल इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल। और आगे आप जो कह रही हैं स्पोर्ट और वो, अब हम अपने बच्चे इसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं। माय सन इज़ द वन जो कि खाने की टेबल से चीज़ें हटाता है। माय सन इज़ द वन हु कुक्स, हु मेक्स कॉफ़ी फॉर ऑल, हु मेक्स टी। बेटी से ज़्यादा काम वो करता है, क्योंकि हमें अपने बेटों को पढ़ाने की और सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नान भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब ये आपने डिसीजन लिया कि यार मैं चलो चलते हैं वापस, मेरा करियर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, लेकिन वो इंसान है, वो मेरी ज़िंदगी की साथी है, शी वॉज माई चॉइस। देखिए माँ बाप, भाई बहन, औलाद हमारी चॉइस नहीं होते, लाइफ पार्टनर तो आपने खुद चूज़ किया है, ये आपकी चॉइस थी। बिल्कुल। बट लोगों का क्या रिस्पॉन्स था इस बात पे? लोगों ने नहीं कहा क्या कर रहे हो, वहाँ से आ जाओगे? ऐसा ही था, लोगों ने तो कहा कि वहाँ पे क्या कुछ भी नहीं रखा, आप यहाँ पे ऑलरेडी आप सेटल लाइफ गुजार रहे हो, तो आप यहीं पे रहो, तो क्यों वापस जा रहे हो? वहाँ पे तो आपके पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, काफ़ी सुनने में मिला। तो मैंने कहा नहीं, बस एक डिसीजन ले लिया, अब उसने अपना करियर करना है तो जाना है, कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर, अल्लाह मालिक है। और देखे ना, फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल मैन यू बोथ बिकेम सक्सेसफुल एंड अल्हम्दुलिल्लाह पावर कपल। और देखें बेनिफिट्स को हर कोई भूल जाता है। जब ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड होता है और कुछ नहीं तो ऑफ कोर्स फिर डबल पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई किसी तकलीफ में आ जाए, कोई इशू हो जाए, तो घर का सिलसिला तो चलता जाता है। चलता रहेगा, बिल्कुल। कितनी मासूम खवातीन इस वक्त अपने घरों में बैठी हुई हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से मियाँ नहीं काम कर पाया, वो लोग फुटपाथ पे आ गए। बिल्कुल। और वो बच्चियां पढ़ी लिखी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने 8-8 10-10 साल नौकरियां नहीं की, तो अब उनको काम भी नहीं मिलता। वुमेन हैज़ टू बी वर्किंग फ्रॉम द वेरी रूट लेवल। वो कुछ भी करे, वो होम में कोई काम करे, वो कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर, उसको बहुत बड़ा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एवरी वुमेन दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ। ऐसे नहीं है कि मतलब सोसाइटी को इंडिपेंडेंट करने के लिए वुमेन को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ी प्यारी बात की, और जिस पे मैंने पिछले दिनों किसी को ये बात भी कही, मैंने कहा मेरी मतलब अपनी पर्सनल अगर बात करूं, मेरी फैसल से शादी इसलिए है क्योंकि मुझे एक अच्छा कंपेनियन चाहिए था, एक साथी चाहिए था, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फाइनेंसेस की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी अपने पीक ऑफ माई करियर पे उनसे की, और अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। ठीक है। सो दूसरी बात, हमजा ऑलरेडी मेरी प्रीवियस मैरिज से था, बिल्कुल, तो ये भी नहीं था कि मेरे पास बच्चे नहीं है। बेबी। तो फैसल नकवी से शादी जुगन काजिम ने प्योरली कंपेनियनशिप के लिए की, बिल्कुल, फाइनेंसेस के लिए नहीं की, किसी और चीज़ के लिए नहीं की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा चल भी रही है। दैट्स द पॉइंट। एक दूसरे के साथ हमें अपने दिल की वजह से, अपनी पार्टनरशिप की वजह से रहना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। वी फाइंड टाइम टू स्पेंड टुगेदर, हम अपने लिए, क्योंकि बच्चों को भी इसी तरह से, और मतलब बच्चों को मैनेज करना जॉब के साथ एक चैलेंज है। और जब मतलब मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहबा आपके बच्चे वर्किंग वुमेन के बच्चे नहीं लगते, तो मैं कहती हूँ कि दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कहा जाता है कि वर्किंग वुमेन जब होती हैं बच्चे तो रुल जाते हैं। हाँ, बड़े इग्नोर्ड होते हैं। और मैं कहती हूँ कि जितना टाइम हम लोग, मतलब फॉर मी जॉब इज़ माई लग्जरी, एक्चुअली आई एंजॉय दैट। हम घर जाके सारा टाइम टिकटॉक पे नहीं गुजारते ना, हम फोकस करते हैं फॉर देम क्वालिटी टाइम। सो इन कंक्लूजन, आप सब पार्टिंग वर्ड्स हमारे व्यूअर्स को क्या देंगे? आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, योर मैसेज। जी, पहली बात तो ये है कि ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए हर हस्बैंड को और हर वाइफ को कि प्रोफेशन जो है इट्स अ सीरियस बिजनेस। आप अपनी लग्जरी पे नहीं कह सकते अपनी मिसेस को चलो कोई बात नहीं तुम 5 दिन छुट्टी ले लो क्योंकि घर में ये फंक्शन है, और ना बीवी ही हस्बैंड को ये कह सकती है। तो एक दूसरे की जो
प्रोफेशनल जो है नेसेसिटीज़ हैं, जो कंपल्शंस हैं, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसमें कॉपरेशन करना चाहिए। बिल्कुल। ये अक्सर हम देखें, हम बगैर कहे वुमेन को बाज़ औक़ात ब्लेम कर देते हैं, जी मेरी बीवी जॉब करती थी लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दी। वो उसने अपनी मर्ज़ी से इनफैक्ट नहीं छोड़ी होती, एक्चुअली सोसाइटी उस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। हस्बैंड भी अननोन तरीके से उस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, अल्टीमेटली वो जॉब छोड़ देती। क्योंकि देखें, जॉब का जो स्ट्रक्चर है वो उसे कंसेशन नहीं देता। जब उसको घर से कंसेशन नहीं मिलती तो वो स्ट्रेसर्स आते हैं, मैरिज स्ट्रेसर। मैं ये अर्ज़ करूँ, ये रिकग्नाइज करना चाहिए पावर कपल्स को कि दोनों पे स्ट्रेसेस आते हैं। वो स्ट्रेसर जो है वो दोनों को मिल के उन पे फाइट करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि नो 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 दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ माय वाइफ प्रोफेशन, आई एम नॉट कंसर्न्ड, ठीक है, कि जी क्या तुम घर में भी आके अपने फ़ोन करती रहती हो इश्यूज़ पे, नो, ये स्ट्रेसर है। क्योंकि वर्क प्लेस के अपने स्ट्रेसर हैं, वो कंसेशन नहीं देते, सिंपैथी के साथ उसको साथ लेके उसको सपोर्ट करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ नो सपोर्ट तो फिर ये चलेगा नहीं, अरेंजमेंट्स फ्लॉप हो जाते हैं। मैम, आपका पैगाम? जी, मैं यही कहूँगी कि हर ख़ावंद को, हर बीवी को एक दूसरे को एम्पावर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे हस्बैंड्स इस बात को समझ जाएं कि उसने अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करना है, एम्पावर करना है, तो इसका मतलब है, और हर तरह की डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करना है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सोसाइटी में, इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे है, पूरी हमारी पाकिस्तान की नेशन पे है। वो किस तरह, बिकॉज़ कि हमारे बहुत सारे पूरे सोशल इंडिकेटर्स चल रहे हैं। हमारा मैटरनल मोर्टालिटी बहुत हाई है, इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत हाई है, पावर्टी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अगर हर बंदा अपनी बीवी को एम्पावर करके चलता है तो इसका मतलब है कि हम अपनी सोसाइटी में ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, उसको बहुत अच्छे तरीके से उस पर काबू पा सकते हैं। और अपनी ख़वातीन को इकनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी अवेलेबल हैं उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हमारे मुल्क की तरक्की होगी। जी डॉक्टर सिद्रा। अच्छा, कंक्लूसिव वर्ड वही है कि एवरी मैन शुड सपोर्ट वुमेन, एवरी वुमेन शुड सपोर्ट मैन। दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करके सोसाइटी इसी तरह ही चलती है, ऐसे ही ग्रो करती है, ऐसे ही कंट्रीज़ प्रोग्रेस करते हैं। इवन इफ़ अ लेडी इज़ नॉट वर्किंग आउटसाइड, शी इज़ वर्किंग एट होम, शी आल्सो नीड्स सम ब्रेक्स, शी आल्सो नीड्स some help from the husband। क्योंकि देखिए वो तो मंडे से लेके संडे तक काम करती है, all the time रोटी हर रोज चलनी है, ये नहीं है कि she is actually the working lady who is actually working more hard work। हमारी होम मेकर्स आर द bigger hard worker, जिनको हाउसवाइफ पहले कहा जाता था, बट होम मेकर्स, बिकॉज़ दैट इज अ प्रॉपर प्रोफेशन। यस, हम तो कहते हैं मेरी बीवी कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ, यानी उसकी सारे वर्क मेरा हमेशा हम जीरो से ज़रब दे देते हैं। भैया मेरा एक ही जवाब होता है, मैंने कहा फिर तू कर ले एक दिन, एक दिन करके दिखा दे, एक 24 घंटा गुजार दे तो फिर मैं देखूंगी। फाइनली अदनान भाई, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले ना मियाँ बीवी के आपस में सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक दूसरे के माइंडसेट को पढ़ें कि वो क्या, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आप अकॉर्डिंगली ना आप उसके हिसाब से अपने आप की ज़िंदगी उसके हिसाब से सेट कर लें कि जी मेरी लाइफ पार्टनर को ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें उसको बुरी लगती हैं। आप उस चीज़ों से आप ना मतलब आप इज्तनाब करें, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। आप उसके माइंडसेट को पढ़ लें कि आप वो इसके। लेकिन अगर इंसान का सांस लेना भी बीवी को बुरा लगे तो उस पे हम क्या करें सर? नहीं, वो इतना भी बुरा that cannot be helped out। बट थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे के साथ भी और इंडिपेंडेंटली भी। एंड व्यूअर्स, मैंने कोई 21-22 साल की उम्र के कपल्स को नहीं बुलाया, मैंने इसलिए उन लोगों को बुलाया जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा टाइम ज़िंदगी में का गुजारा है एज मैरिड कपल्स। कि लोग हमेशा सोचते हैं कि शुरू में, मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ रही थी कि शुरू में तो सबकी ही होती है, बाद में फटे लड़ाइयाँ होती हैं। आई एम सॉरी, जो लोग जेन्युइनली कमिटेड होते हैं अपनी ज़िंदगी को और अपनी पार्टनरशिप को, शादी एक पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्चुअल डील है, उसको अच्छे और आसान अंदाज में लेके चलना चाहते हैं, वो फिर हर एफर्ट करते हैं कि आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ दें। अल्लाह हम सबको इन लोगों की तरह एक पावर कपल बनने का मौका दे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।